टीवी में मुजाहिर आपको खुशामदीद कहता है। बिलाखिर बड़े सिक्योरिटी के खदशात और इस्लामाबाद जैसे शहर में जहाँ कुछ दिन पहले तक पूरा मफलूज था और पाकिस्तान में अंदरून बैरून दहशतगर्दी का शिकार था, शंघाई कॉन्फ्रेंस के बारे में जितने भी खतरात थे वो ख़त्म हुए। और शुक्रिया, इस पर क्रेडिट जाएगा गवर्नमेंट को, फॉरेन ऑफिस को, कि उन्होंने इसको एक खुशरूबी से बग़ैर किसी ऐसे कोई ख़बर बने इख्तिताम तक पहुंचाया। आखिर में एलामिया भी जारी हुआ, रिवायती तौर पर तिजारत, सनत और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन करने बारे बात हुई। अहम बात ये थी कि बहरहाल इंडियन फॉरेन मिनिस्टर आए और उन्होंने एक बड़ा अच्छा ट्वीट किया बग़ैर किसी, यानी जैसे कहते हैं कि कुछ न उसमें नमक डाली ना मिर्च, बल्कि पाकिस्तान ने शंघाई कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में जो इंतज़ामात किए थे उसकी उन्होंने बड़े मज़बूत अंदाज में उस पर रद्द-ए-अमल का इज़हार किया। मदर डॉक्टर मारिया सुल्तान है, बड़ी गहरी नज़र है उनकी इंटरनल और नेशनल इशूज़ पर, और शंघाई कॉन्फ्रेंस को भी उन्होंने फॉलो किया। तो डॉक्टर साहिबा, आम तौर पर तो यानी जब गुफ्तगू की जाती है तो इसके नताइज और इससे उस और पर ज़्यादा गुफ्तगू होती है, लेकिन मेरे ख़्याल में पाकिस्तान इस वक्त जिस टेररिज्म का अंदरून बैरून शिकार था उसमें उसका होना ही एक बड़ी कामयाबी नहीं डॉक्टर मारिया? देखिए, इसमें मसला सिर्फ ये नहीं है कि आपने ये कॉन्फ्रेंस बड़ी कामयाबी से इस्लामाबाद में मुनक्किद की, बल्कि ये है कि तमाम जो सरबराहान हैं, जो बहुत अहमियत के हामिल है, एससीओ ममालिक के सरबराहान न सिर्फ पाकिस्तान आए बल्कि उन्होंने अपने वफूद के साथ आए और साथ ही साथ मुख्तलिफ किस्म की जो मुफाहमाती यादाश्त हैं उन पे साइन भी हुए। यानी इसका मतलब ये है कि एक बहुत संजीदगी पाई गई ना सिर्फ पाकिस्तान के इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, बल्कि इस बात में भी कि पाकिस्तान ने बड़ी कामयाबी से कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है। दूसरी चीज जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है, वो ये है कि जहां अगर एससीओ की शुरुआत चीन रूस से होती है और ये दो अहम मुल्क हैं, तो उसके साथ ही साथ जो दो दूसरे मुल्क हैं जिनसे पाकिस्तान और ईरान जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की दूसरी तरफ है, उन सब की जो शमूलियत है और बड़ी फोकस शमूलियत इस बात की वाज़ेह निशानदेही है कि ये एक इक़्तिसादी ब्लॉक की बुनियाद रखने में एक बहुत कलीदी कॉन्फ्रेंस के तौर पे उभरेगी। और दूसरा ये कि जैसे आपने कहा, जितने खतरात पाकिस्तान पे थे, जितना क्लाइमेट था कि जी पाकिस्तान में शायद कोई कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती, कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं हो सकता, तो पाकिस्तान की इस कामयाबी से इस कॉन्फ्रेंस को मुनक्किद करने से बहुत सारा तासुर ज़ाहिर हुआ है। और पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस वक्त बैनुल अक़वामी जो स्टेज है उस पे एक अहम सफारती और इक़्तिसादी मुल्क के तौर पे उभरा है। हाँ, आपने दुरुस्त कहा। एक तो ये कि सारी दुनिया में एक मैसेज जाएगा, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त बदकिस्मती से हमारा मुल्क जो चंद बड़े मुल्कों में बल्कि सबसे ज़्यादा इस रीजन में टेररिज्म का शिकार है। बलूचिस्तान की सूरत हाल, केपी की, फिर इस्लामाबाद की, तो इसमें होना एक बात है। डॉक्टर साहब, पता है क्यों हम लोग बहुत देते हैं कोई भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो कि पाकिस्तान इंडिया के जो थे उन्होंने हाथ मिलाया या नहीं मिलाया, सरबराहान ने या फॉरेन मिनिस्टर्स ने। मुझे गोवा कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला था, बिलावल साहब ने वहाँ बड़ा कूल रवैया तो था, लेकिन उन्होंने बड़ा हाई प्रोफाइल जो थे अखबारात उनको इंटरव्यू दिया, खुलकर बात की, बड़े कूल नज़र आए हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब, और चले गए। किसी पाकिस्तानी इंडियन जर्नलिस्ट को उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन मैंने ये सुना है यानी ज़राए से कि किसी लेवल पर कोई ना कोई ऐसी बातचीत हुई है कि ताकि मुस्तक़बिल में कुछ जो जमूद है या जो सर्दमोरी है उसमें कमी आए। आपके ख्याल में ख़ुद उनका आना ही ये काफ़ी है? देखिए, उनकी आना उनकी ज़रूरत थी, क्योंकि एससीओ ममालिक जो है एक नया इक़्तिसादी ब्लॉक बनने जा रहा है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ जो
इस वक्त बैनुल-अक़वामी जो सरबराही है अमेरिका जो कर रहा है जो डॉलर के ज़रिए और साथ ही साथ उसके साथ-साथ अमेरिका की ये जो डॉलराइज़ेशन की पॉलिसी है उसके साथ एक बहुत बड़ी पॉलिसी जो साथ-साथ चलती है, शाना-बशाना चलती है, वो सैंक्शंस की पॉलिसी है। यानी जितने ममालिक यहाँ मौजूद हैं उनकी मुख्तलिफ इंडस्ट्री, मुख्तलिफ सनअत, मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं कभी न कभी अमेरिकन जो है सैंक्शंस के नीचे रही हैं। उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये है कि बावजूद इसके कि सारी दुनिया जो है उनकी तरफ मईशी एतबार से देखती रही है, आप जो है अपने आप को मुश्किल में पाते हैं। जैसे पाकिस्तान अगर नज़र मुबादला जो कमाता है उसका 90% जो है वो आप यूरोप के साथ जो तिजारत करते हैं या अमेरिका के साथ जो तिजारत करते हैं उसमें खर्च हो जाता है। लेकिन अगर आप इस खत्ते की एससीओ की कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो उसमें कौन-कौन से मुल्क हैं? इसमें आपस रूस है जो तवानाई के अंदर शोबे में न सिर्फ खुद-इन्हिसार है बल्कि एक्सपोर्ट करता है, कज़ाकिस्तान है, ईरान है और अगर और जो एससीओ का मैंडेट है उसमें भी तवानाई जो है एक बड़ा अहम शोबा है। इस तरह अगर आप अपनी तवानाई के अंदर खुद-इन्हिसारी करते हैं और उसके बाद साइंटिफिक कोऑपरेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग से चीन, पाकिस्तान और बाकी ममालिक जो है रवाबत कायम करने में कामयाब हो जाते हैं तो ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी इक़्तिसादी रियलिटी बन जाएगी। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में मद्दे-मुकाबला अगर आप हिंदुस्तान को देखते हैं तो हिंदुस्तान ने अपना तमाम तर एक तरह से कह सकते हैं काफ़िया रदीफ जो है वो अमेरिका के साथ मिलाया हुआ है जिसमें वो अमेरिका के साथ 60 से ज़्यादा माहिदे तय कर चुका है। ना सिर्फ तय कर चुका है बल्कि अब वो अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनर और इस खित्ते में उनका हरबल-दस्ते का किरदार अदा करता है। तो बावजूद इसके कि वो चाहते हैं कि वो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करे, बावजूद इसके कि वो खित्ते में इश्तराक चाहते हैं, लेकिन उनका जो एक तरह से आप कह सकते हैं इक़्तिसादी मरकज़ है, स्ट्रेटेजिक मरकज़ है वो अमेरिका और बैनुल-अक़वामी मईशत है जहाँ वो एक बहुत बड़ा रोल अदा करना चाहते हैं। ऐसी सूरत में हाल में वो यहाँ आए हैं। ये एससीओ की इक़्तिसादी हैसियत की वजह से है और दूसरा ये कि इसके साथ-साथ जो असल मरकज़ है इस एससीओ का वो यही है कि वस्त एशिया को जनूब एशिया के साथ और जनूब एशिया को एशिया के साथ और एशिया को अफ्रीका के साथ और मशरिक़ वस्ता के साथ लिंक किया जाए और यही इसकी कामयाबी है कि जहाँ बड़ी संजीदगी से इन तमाम चीज़ों पे बातचीत भी हुई है, काम भी हुआ है और इंशाअल्लाह ताला पेशरफ्त भी होगी। डॉक्टर साहब एक और पहलू से मैं देखूं क्योंकि आपको इल्म है कितनी ही हमारी मजबूत चाहे हुकूमत कर रही हो या सिविलियन हो बरसों से नहीं बल्कि उसको दहाइयों से हम कहें कि हमें बिल्कुल समझा जाता था कि हम लोग यानी हमारा बजट तैयार हो रहा था वाशिंगटन से, इधर देख रहे हैं तो वाशिंगटन से, यानी बहुत ज़्यादा अमेरिकन इन्फ्लुएंस था और उससे शायद किसी हद तक निकले भी हैं। लेकिन ये जो इस कॉन्फ्लिक्ट में मैंने ये देखा कि जो रिवायती तो अब तो बड़े यानी रिवायत से हटकर चीन का आना, रूस का आना, फिर ईरान का, इन तीनों मुल्कों के पाकिस्तान आने से अमेरिका का वैसे तो कोई शदीद रद्द-ए-अमल नहीं आया लेकिन वो कोई खुश भी नहीं होंगे और वो नहीं चाहेंगे कि ये कोई पास्ट का कोई ऐसा ब्लॉक बन जाए जो कोल्ड वॉर एरा को ले आया। अब तो सुपरमेसी इस वक्त तो अमेरिका की बहरहाल है, तो आप इसको समझिए कि उस तरफ भी जा सकता है या नहीं है? देखिए, बात यह है कि 2-3 चीज़ों को हमें देखने की ज़रूरत है। एक तो बात ये जो देखने की ज़रूरत है वो ये है कि अमेरिका की बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी जो मार्केट है उसमें असर रसूख की बुनियाद क्या है? उस असर रसूख की बुनियाद 2 चीज़ें हैं। एक डॉलर में तिजारत है, दूसरा ये है कि जो भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे के सारे जो है अमेरिका के ज़ेर असर हैं या उनके इत्तेहादियों के। तीसरा ये है कि जो फैटफ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर भी उनका बड़ा असर रसूख है बावजूद इसके कि वो फुल मेंबर नहीं है उस तरह से जैसे कि हम हैं या बाकी ममालिक हैं। तो एक लिहाज से वो दोनों तरह की अपनी पॉलिसीज इख्तियार करते रहे। फिर हम पाकिस्तान जो है और सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क है, मिस्र भी हो गया, ये तमाम वो ममालिक थे जिनका अमेरिका के साथ सिक्योरिटी रिलेशनशिप था। 75 साल तक हम अमेरिका के सिक्योरिटी पार्टनर रहे, लेकिन उसके बदले में हमें क्या मिला? सिक्योरिटी की मद में ठीक है बहुत चीजें मिली लेकिन हमने कीमत भी बहुत बड़ी अदा की और उस कीमत के साथ साथ हमें जो इक्तिसादी जो है ना मंजरनामे पे हमें सिर्फ कोटा बेस्ड सिस्टम के अंदर कुछ हमारी जो सनत है उनको मनात मिली और कुछ जगह पे हमें कोटा बेस्ड सिस्टम से इजाजत मिली कि हम उस पर तिजारत कर सकें। उसका नुकसान क्या हुआ? उसका नुकसान ये हुआ कि पाकिस्तान में तिजारत और सनत जो है उस तरह डेवलप नहीं हो सकी। कुछ लोगों को फायदा जरूर हुआ, कुछ जगह पे आपका एक्सपोजर बढ़ा, लेकिन जो है ना ओवरऑल मुल्क के अंदर वो तरक्की नहीं आई। अब इसके बरक्स जो एससीओ आपको देने की कोशिश कर रहा है या जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि हम IMF से कर्जे के लिए बगैर हम पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की की तरफ जाना चाहते हैं और उसके लिए जाहिर है हमें तिजारत चाहिए।
तजारत आप कैसे मुमकिन है जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो? क्या आप एक दूसरे के साथ तजारत किस तरीके से करेंगे? ये तमाम जो मुल्क हैं इन सबका एक दूसरे का ज़मीनी रास्ता है। तमाम ममालिक एक दूसरे के हमसाए हैं। तो अगर आपके ज़मीनी रास्ते बन जाते हैं तो यकीनी तौर पे आपके लिए तजारत आसान होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप तजारत के हुजूम में इज़ाफ़ा करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है आपको एक ऐसी करेंसी चाहिए जो आप एक दूसरे के साथ कर सकें बॉर्डर अरेंजमेंट के तहत। तो उसके लिए आपको करेंसी स्वैप एग्रीमेंट्स चाहिए थे जो अभी आप रूस के दरमियान, ईरान के साथ और चीन के साथ आप तय करने में बड़ी हद तक कामयाब हो गए हैं। अगर मैं आपसे इससे जैसे ज़ाहिर आगे है आप अगर कंक्लूड आपकी सनद कराऊंगा जो डॉक्टर मारिया सुल्तान के जो इस वक्त चले कॉन्फ्रेंस हो गई, लेकिन जो हमें जो सीरियस मैटर है इस वक्त हमारा वो है ये जो ईरान अफगानिस्तान बॉर्डर। बलूचिस्तान बहुत आपको इल्म है कि बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, और इसी तरह का तोरखम का बॉर्डर भी इस वक्त ठीक है। हमने ये कॉन्फ्रेंस तो कर ली, लेकिन ये जो बड़ा चैलेंज हैं जिसका बराह रास्त असर हमारी सिक्योरिटी पड़ रहा है, हमारी मईशत में भी पड़ रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त मैं मुझे कहने में हट नहीं कि कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पर पहुँच गई है कि इस्लामाबाद में बैठी है जो आपके हमारे हुक्मरान हैं, उनको सीरियसली इनको इंगेज करना पड़ेगा। जब आप तालिबान से बात कर सकते हैं और कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने पड़ोस के दो मुल्क यानी ईरान से भी हमारे कोई आइडियल ताल्लुकात तो नहीं है। गैस लाइन पर आपने देखा कि हमने इस पे कोई ईरान खुश नहीं हुआ कि अमेरिका के कहने पे हमने वो वहीं रोक दी है। काबुल इसके लिए हमने क्या नहीं किया वो भी हमसे खुश नहीं है। इंडिया का मैं जिक्र नहीं करता, लेकिन ये दो मुल्क हैं जिनको हमें फौरी तौर पर आप नहीं समझती कि जी आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन देखें 2-3 चीजें देखने की जरूरत है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप चाहते हैं कि आपकी बेहतर खारजा पॉलिसी हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ जमीनी हकीकतें चाहिए थी। हकीकतें आपकी करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के साथ थी, बॉर्डर अरेंजमेंट के साथ थी, और फिर एक फ्रेमवर्क चाहिए था। एससीओ आपको वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। दूसरी बात ये है कि ये सारी चीजें आप दो तरफा लेवल पे जो है इनको आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, आपको कलेक्टिव प्रेशर चाहिए। इसलिए अफगानिस्तान को भी आपने बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया कि अगर वो खत्ते में तरक्की चाहते हैं, खत्ते में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं, तो वो पाकिस्तान और एससीओ के साथ चलें। अभी उनकी मेंबरशिप जो है सस्पेंडेड है एससीओ के अंदर। अगर वो चाहते हैं कि वो इस तमाम चीजों से बाहर निकलें, तो उनको फिर ये फैसला करना होगा कि क्या खत्ते के साथ निकल के बाहमी इश्तराक से इन चीजों का फैसला करेंगे, या वो अभी भी अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के जुमरे में या बैन अवी जंगों के जरिए हल करने की कोशिश करेंगे। और उनके पास नतीजा सामने है। अमेरिकन अफवाज वहां से इनखला कर चुके हैं, उनको छोड़ गए वो जैसे भी थे। बाकी सारी दुनिया भी छोड़ के चली गई है। अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उसके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो अफगानिस्तान को किस तरह स्टेबलाइज करे। यही वजह है कि वो मुख्तलिफ अपने जो ग्रोह हैं, जो दहशतगर्द ग्रोह हैं, उनसे बातचीत करने में और दूसरी तरफ देखने में एक तरह से उनकी एक नेसेसिटी है। रही बात ईरान की, ईरान पे भी सैंक्शंस लगी रही हैं, और यहाँ तक कि उन्होंने ईरान के तमाम बैंकिंग सिस्टम्स को स्विफ्ट से निकाल दिए। अब अगर आपने ईरान के साथ तजारत करनी है तो आपको एक और फ्रेमवर्क चाहिए। अब एससीओ का इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक अगर आगे आता है तो जाहिर है इससे आपका हुजूम बेहतर होगा, इससे आपके ताल्लुकात बेहतर होंगे, और आप एक बैन अवी तौर पर सैंक्शन लगे बगैर एक कलेक्टिव होल के जरिए जो बैन अवी मैशत पे भी असरअंदाज हो रहे हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बेहतर हमारे पास अप्रोच है ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, अफगानिस्तान के साथ और बाकी खत्ते के साथ। हम उम्मीद रखते हैं कि ये जो पेशरफ्त इस्लामाबाद कॉन्फ्रेंस से हुई है, ये हमारे लिए आगे जाके एक बेहतर वर्केबल फ्रेमवर्क में कब तब्दील हो, ताकि हम ये जो मुसीबत है हमारे पास अमेरिका और डॉलर और इन तमाम चीजों की और IMF की, इससे निकल के तजारत की तरफ जाएं, सनत की तरफ जाएं, और पाकिस्तान को माशी तरक्की के अंदर लेकर जाएं। शुक्रिया डॉक्टर मारिया सुल्तान। आपको इल्म है, आपने गुफ्तगू से अंदाजा लगाया होगा कि बड़ी गहरी नज़र है, ख़ासतौर पर शंघाई कॉन्फ्रेंस से के हवाले से जो उन्होंने गुफ्तगू की। यकीनन एक खुशाइंद हमारे लिए साबित हुई शंघाई कॉन्फ्रेंस का पाकिस्तान में पुरअमन तौर पर इनेकाद और फिर उसका अख्ताम। इसी पर गुफ्तगू करेंगे ज़रा, क्योंकि बहरहाल हमें एक एंगल देखना होता है जो अहम होता है हर कॉन्फ्रेंस का, है वो इंडियन एंगल। इंडियन के एक सीनियर जर्नलिस्ट को हमने इंगेज किया है, उनसे गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
GTV में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन अगर पाकिस्तान और इंडिया अगर इकट्ठे हों किसी सतह पे, उसमें ये मौजू होता है कि क्या उनके दरमियान कोई रब्त हुआ, कोई बर्फ़ पिघली। हमारे साथ अभिषेक झा सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट मौजूद हैं। शुक्रिया, बल्कि नमस्ते भी दूंगा आपको झा जी, आपने हमें ज्वाइन किया। अभिषेक जी, मैं गोवा में था और हमारे फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त केयर टेकर के बिलावल साहब भी गए थे, और मैंने देखा कि उन्होंने बड़े दो गालिबन द हिंदू अखबार और एक दूसरा बहुत बड़े चैनल को इंटरव्यू दिए, खुलकर बातें की। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि 24 घंटे या उससे एक आध घंटा कम हम आपके फॉरेन मिनिस्टर रहे, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं बनी, ना आपको, ना फॉरेन किसी मीडिया को, ना हमारे बहुत ही जो एग्रेसिव मीडिया को। तो बड़ा कूल नज़र आए, क्या सबब था उसका अभिषेक जी? जी, ये हमें तो ये बताया गया कि जो जयशंकर साहब थे वो जब पाकिस्तान आए हैं और जो करीब 24 घंटे का वक्त उन्होंने पाकिस्तान में गुजारा है, 24 घंटे से भी कम समय का मैं कहूँगा, उसमें उनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा पैक्ड था। कुछ एक बायलैटरल मीटिंग्स उन्होंने की हैं और इसके अलावा जो प्लेनरी सेशन है SCO का, उसमें उनकी शिरकत हुई, उसमें उन्होंने लोगों से बातचीत की और भारत का जो रुख है, जो भी SCO के जो कोर इश्यूज़ हैं उनको लेकर अपनी बात कही। तो वो एजेंडा प्राइमरी था और मेरा ख्याल है वो उनके लिए पहली ड्यूटी थी जिसको उन्होंने पूरा किया। हाँ, अगर जर्नलिस्टों से बात करते, अगर हमसे भी बात करते तो थोड़ा और हमें समझने का मौका मिलता, क्योंकि बहुत कुछ हुआ है जो कैमरे के पीछे हुआ है। इनफैक्ट प्लेनरी सेशन में तो हमने नहीं देखा कि उसके बाद वो इनफॉर्मल टॉक्स अगर हुई हों या कुछ हुआ हो। तो मेरा ख्याल है वो मौका ना इंडियन जर्नलिस्ट को मिला, ना पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को मिला कि वो जयशंकर साहब से कोई उनकी बातचीत हो पाती। हाँ, लेकिन अभिषेक जी, ये तो नहीं हो सकता कि मुझे भी कुछ ज़राए दे रहे थे कि 24 घंटे रहे अपने कमरे में, तो नहीं मैं रहे होंगे, या सिर्फ कॉन्फ्रेंस में कोई इधर उधर गए होंगे, मिले होंगे। कुछ बाखबर हल्के ये कहते हैं कि ऑफ कैमरा किसी न किसी सतह पर कुछ पैगाम रसानी हुई है। आप माशाल्लाह मैंने बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने इधर उधर देखा होगा, तो कोई साइड लाइन में कहीं ना कहीं कोई राब्ता या मुस्तकबिल के हवाले से कुछ बात? देखिए, अभी तक जो भी है वो जो पब्लिक डोमेन में जो है वो मेरे ख्याल है 2 मुलाकातें हुई हैं एस जयशंकर की पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब से। पहला जो कल डिनर से पहले उनकी मुलाकात हुई थी जब शहबाज शरीफ ने उनका वेलकम किया था और वो एक ब्रीफ एक्सचेंज ऑफ वर्ड हुआ था, हैंडशेक हुआ था, तो वो कल के लिए खबर थी। और आज जब वापस जो प्लेनरी सेशन के दरमियान जब उनको बुलाया गया, तो जब उनका एक फॉर्मल एक डिप्लोमेटिक वेलकम हुआ, जब वापस एक हैंडशेक हुआ, तो इसके अलावा दोनों जो लीडर्स हैं वो मिले हों या उन्होंने कोई बातचीत की हो या किसी और मसले पर किसी भी तरीके का कोई इनफॉर्मल टॉक हो, ऐसी कोई खबर कम से कम अभी तक तो नहीं आई है कि अभी जयशंकर साहब, अब मेरा ख्याल है वो पाकिस्तान से। जी, अगर मैं आखिरी आपसे सवाल करूं अभिषेक झा, वैसे तो बहुत सारे कह सकता था कि चीन, रूस, अमेरिका वगैरह खुश नहीं होंगे, इंडिया का आना बहुत इम्पोर्टेंट है एक ऐसे वक्त में जब वो कनाडा फट रहे थे। अगर मैं आखिर में आपसे ये सवाल करूं अभिषेक जी के, आप यकीनन शायद अगर मुझे दुरुस्त कर दिएगा, पहली बार पाकिस्तान आए, कैसा लगा यहाँ? ठीक है, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी का मसला ज़रूर होगा, लेकिन यहाँ के कुछ खाने मिलना मिलाना, अपने देश जा रहे हैं तो पाकिस्तान से क्या लेके जा रहे हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान पहली बार आया हूं और आया भी तो बिल्कुल इस्लामाबाद कैपिटल सिटी में आया, और लेकिन ऐसे मौके पर आया जब सिक्योरिटी के बहुत ज़्यादा सख्त बंदोबस्त किए गए थे, बहुत ज़्यादा बैरिकेड है, बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि मैंने इस्लामाबाद शहर को बहुत अच्छे से देखा या बहुत ज़्यादा मुझे घूमने का मौका मिला या शहर को देखने का मौका मिला। हाँ, ये ज़रूर है कि यहाँ पर जर्नलिस्ट जो बहुत सारे लोग थे वो आए, उनसे मुलाकात हुई, तो उनसे एक जो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के इशूज़ को लेके और भारत के इशूज़ को लेके, वो हमने ज़रूर एक्सचेंज किए कि दोनों देशों में क्या चल रहा है, मीडिया की क्या हालत है, आपके यहाँ के कोर इश्यूज क्या है, आपके पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स क्या है, तो वो हमने ज़रूर शेयर किए। ठीक ठाक है तो अभी तक का एक्सपीरियंस तो ज़रूर अच्छा रहा है, क्योंकि सब कुछ ठीक ठाक रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर थोड़ा ज़्यादा वक्त होता तो हम शहर को या यहाँ के लोगों को ज़्यादा देख पाते, ज़्यादा मिलने का मौका मिल पाता और ज़्यादा एक समझदारी हम डेवलप कर पाते एक दूसरे के बारे में। शुक्रिया अभिषेक जी, आपने खूबसूरती से पूरे हमें इससे आगाही की,
और चलें वापस पाकिस्तान लौटते हैं कि हुक्मरान जमात को, पीपल्स पार्टी नून लीग को इस बात की बड़ी जल्दी थी, और इस दौरान भी गालिबन मैंने देखा कि बिलावल साहब और मौलाना फजल रहमान को कोई बहुत ज़्यादा इससे दिलचस्पी नहीं थी कि शंघाई में क्या हो रहा है। कराची में भी कल थे, आज जाती उमरा में एक बड़ी बैठक लग रही है 3 बड़ी सियासी जमातों की। ये इत्तेहादी तय कर चुके हैं कि हर सूरत में आइनी कोर्टें बनाएंगे। अगले हफ्ते साबिक जो चीफ जस्टिस हैं उनका भी आ रहा है, वो भी रिटायर्ड होने वाले हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल ये होगा नया चीफ जस्टिस कौन होगा। तो चलते हैं जाती उमरा, मगर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद वली आपको खुशामदीद कहता है। तो मैंने कहा ना कि शंघाई कॉन्फ्रेंस से निकलकर अपने वतन अजीज़ में आ जाते हैं। जाती उमरा में बड़ी बैठक लगी हुई है, हमारे बड़े सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट ब्यूरो चीफ अरसान भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, ये शाम के इस पहर में, बल्कि अब तो रात का पहला पहर शुरू हो गया, 3 बड़े जमा हो रहे हैं, तो ये मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो जरदारी और नवाज शरीफ होंगे, या प्राइम मिनिस्टर के और सदर ये भी इनके आने का भी इम्कान है, ये भी आ गए आएंगे? जी, पहली बात जो आपने कहा जी कि रात के इस पर बात यह है जी कि रात का खाना जो है वो रात के खाने पे ही, यानी रात में ही मज़ा आता है। तो पुरतकल्लुफ़ इशाइया का एहतमाम किया गया जाती उमरा में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान पहले ही पहुँच चुके हैं, सिर्फ इंतज़ार है सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और उनके फ़र्जंद अर्जुमन जो हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, वो बस कुछ लम्हे में, कुछ देर में यहाँ पहुँच जाएंगे। मौलाना साहब अंदर पहुँच गए हैं, वज़ीर आज़म साहब यहाँ पर पहुँच गए हैं, वज़ीर आला साहिबा जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यानी तमाम जो है लीडरशिप आज यहाँ बैठेगी, बड़े रहनुमा साथ जोड़ेंगे और 26वीं आईनी तरमीम पर जो मुसवदा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जमीयत उलमा इस्लाम, मौलाना फजल रहमान ग्रुप का, उसके ऊपर जो है बातचीत होगी और उसको कोशिश करेंगे। मंसूर उस्मान जो हमारे अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे अपना मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला, वो वज़ीर आज़म साहब के साथ ही यहाँ पे पहुँचे और उनके साथ मौलाना फजल रहमान कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँचे, आध पौन घंटा कबल। तो उसके बाद उनकी जो इब्तदाइया है, यानी इब्तदाइये में ही बातचीत हो जाएगी और उसके बाद पुरतकल्लुफ़ इशाइया का एहतमाम किया गया है। मियाँ नवाज शरीफ, मुझे ऐसा लगता है कि भट्टी साहब, यानी आपके ख्याल में तमाम मामला तय हो चुके हैं, अब गालिबन कंसेंसस हो ही चुका है और ये इतने बड़े जमा हुए हैं, तो आज गालिबन घंटे 2 घंटे, पता नहीं मौसम कैसा है, ये रात आप यहीं बसर करेंगे इस सड़क पर, तो लगता है 2-3 घंटे लगेंगे इस तमाम पूरे प्रोसेस में? जी बिल्कुल, 2 से 3 घंटे तो ज़ाहिर है लगेंगे। ज़ाहिर है मौलाना की भी सुनी जाएगी, सदर साहब जो हैं उनकी सुनी जाएगी, बिलावल भुट्टो साहब यहाँ पर बोलेंगे, वज़ीर आज़म साहब बोलेंगे। वो SCO कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद उन्होंने रश किया यहाँ पे लाहौर में और वो पहुँचे अपनी टीम के हमरा, उसमें आज़म नज़ीर तारड़ जो हैं वज़ीर कानून वफाकी, वो भी उनके साथ यहाँ पे तशरीफ़ लाए। यानी तमाम बड़े यहाँ पर मौजूद हैं और 2-3 घंटे तो लग सकते हैं। अगर 10-10 मिनट भी बोलें तो फिर आप देख लीजिए कि अगर 6-7-10 रहनुमा हैं तो इट मीन्स के जी कम से कम जो है वो 100 मिनट तो चाहिए हैं। तो 100 मिनट का मतलब हो गया जी कि 1.5 से पौने 2 घंटे। उसके बाद फिर जाहिर है वो जवाब भी दिए जाएंगे। लेकिन कुछ इस बात का इंदिया दिया है भट्टी साहब, क्या जाती उमरा के किसी तर्जुमान ने ये इस बात का कोई इंदिया दिया है कि बाद में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में या कोई ब्रीफिंग दी जाएगी, या खुद ही वो नशिस्तन गुफ्तन और खाने पे रुखसत हो जाएंगे? क्या खबर है आपके पास? नहीं, अभी तक तो तर्जुमान ने किसी ने रब्ता नहीं किया जी हमारे से। हम लोग काफ़ी देर से यहाँ 5:30 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि जो सदर साहब हैं और बिलावल साहब हैं वो तो निकल जाएंगे, वज़ीर आज़म साहब भी ज़ाहिर है बाहर नहीं आएंगे। हो सकता है उनके साथ कोई आज़म नज़ीर तारड़ साहब आ जाएँ और मौलाना साहब को अगर हम कोशिश करें रोकने की तो शायद वो रुक जाएं। लेकिन अभी तक जो है वो ऑफिशियली किसी ने हमें नहीं कहा कि जी आप यहाँ पे रुकेंगे तो 9 बजे या 9:15 बजे या 9:30 या 10, कोई भी टाइम उन्होंने नहीं बताया कि कोई आकर यहाँ पर बातचीत करेगा। लेकिन किसी भी तर्जुमान से भी रब्ता हुआ था, उनका यही कहना था जी कि अभी तक इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं किया गया कि क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस या मीडिया टॉक होगी। लेकिन बहरहाल हम देख रहे हैं कि कोई एक बंदा जो है वो आके यहाँ पर बात करेगा जी मीटिंग हुई है या जो भी हुआ है, क्योंकि सारे लोग अंदर हैं और उसके बाद रब्ता करना
भी यहाँ पे कुछ सिग्नल्स का भी मसला आता है, लेकिन जो शुरू में रब्ता हुआ उसमें यही कहा गया था जी कि अभी तक इस बारे में हतमी फैसला नहीं हुआ। लेकिन बहरहाल बड़ी बैठक होने जा रही है, जिस तरह आपने शुरू में फरमाया उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ज़रूर किसी न किसी को आके बाहर इसका जो आउटकम है वो करना चाहिए। लेकिन बहरहाल आज हुकूमती जमात की एक बड़ी कामयाबी समझी जाएगी कि जो मुसवदा है अगर वो मंजूर कर लिया जाता है, मौलाना भी मान जाते हैं, तो उसके बाद कोई 26वीं आईनी तरमीम को पास करने में कोई हर्डल या कोई मुश्किल नहीं रहेगी जी। लेकिन ये तो आपको इल्म है ना कि इस वक्त तमाम मुल्क भर की जो वकला तंजीमें हैं एक होकर डट गई हैं और गालिबन ये भी अपनी जगह एक बड़ी अहम बात है कि जो तरमीम ला रहे हैं उसके लिए मेजॉरिटी की भी ज़रूरत है। कुछ अरकान असम्बली के गुमशुदा लापता होने की भी खबरें आ रही हैं, यानी अगर 25 अक्टूबर को जिस दिन नसरत फ़ायज़ी रिटायर्ड होंगे उसी दिन या उससे पहले इनको बहरहाल वो बिल लाना पड़ेगा, तो ये कोई टास्क इतनी आसान तो नहीं होगी ना भट्टी साहब? बात यह है बरेलवी साहब कि आपकी बिल्कुल बात दुरुस्त है, आपने बजा फरमाया, लेकिन बात यह है कि हुकूमत ने जो फाइल वर्क है वो मुकम्मल कर लिया है पहले ही। आज मेरा ख्याल है हतमी तौर पर उसको स्टैम्प कर दिया जाएगा और उसके बाद जो है जो बाकी लोगों का पूरा करना है, डेफिनेटली किसी न किसी जानिब से कोई इशारा ज़रूर आया होगा कि हुकूमत ने ये आज स्टेप यहाँ नवाज शरीफ ने लिया है, तमाम लोग यहाँ जमा हो रहे हैं लाहौर में, और उसके बाद जो है वो हतमी तौर पर कहा जाएगा कि जी मुसवदा जो था उस पर तमाम जो तहफ़्फ़ुज़ात है दूर कर लिए गए हैं। अब बाकी रहेगी नंबर गेम। तो नंबर गेम का जो आपने जिक्र किया कि कुछ लोग लापता हैं या नहीं हैं, वो लापता नहीं होते, वक्ती तौर पे कुछ थोड़ा ज़रे ज़मीन चले जाते हैं, खाना वाना खाते हैं, अच्छा खाना उन्हें खिलाया जाता है, उसके बाद वो वापस आ जाते हैं और काम शुरू हो जाता है फिर। तो उम्मीद ये की जा रही है कि आज जो नंबर गेम है वो मौलाना साहब भी ज़ाहिर है अपनी नंबर गेम यहाँ पे देखे जाएंगे कि कितने उनके साथ अरकान मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले ही इंदिया दे चुकी है कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का साथ देगी, और दीगर जो छोटी बड़ी जमातें जो कौमी असम्बली में हैं उनमें से जो मुस्लिम लीग नून की कुछ हामी हैं, कुछ अपोजिशन के साथ हैं। अपोजिशन ज़ाहिर है वो मुखालफत करेगी, लेकिन अपोजिशन अगर खामोश है तो इसका मतलब हाँ तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन हाँ के करीब ज़रूर हैं वो भी। लाइटर साइड में बात करूँगा अपने भट्टी साहब, आप तो माशाल्लाह लाहौर के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और तमामी सियासत में मिले हैं। चौधरीयों की बात ये तो मशहूर थी कि आते ही पूछते थे या जाने से पहले पूछते थे कि रोटी छोटी खा के जाना, जाती उम्र के दस्तरखान कैसा है। यहाँ भी पूछा जाता है कि कुछ निहारी पाए चाय, नहीं तो चाय बिस्कुट आ जा रहे हैं या आप लोग खड़े हैं ऐसे ही यहाँ पर? बरेली साहब बात यह है जी कि अभी कुछ हालात शायद टाइट हैं नून लीग की हुकूमत के, कोई एंटरटेनमेंट फंड निस्बतन मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा काम ज़रूर हुआ है, लेकिन आज जो वज़ीर आला पंजाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहाँ पे बड़ा अच्छा इंतज़ाम किया गया था हाई टी का। तो यहाँ पे अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन वो उनको जब पता चलता है तो वो भिजवाते ज़रूर हैं। पाए वगैरह तो नहीं आएंगे, लेकिन दाल रोटी सब्ज़ी या गोश्त कोई ना कोई चिकन विकन चावल ज़रूर आ जाएंगे। चले नहीं है तो हम आपका मतलब आपके लिए तो मैं भिजवाता हूँ। शुक्रिया अरसलान भट्टी साहब, आप मुझे इल्म है कि इस पहर में रिपोर्टिंग करना, खड़े इंतज़ार करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। हम लोग जो यहाँ स्टूडियो में बैठे होते हैं इस बात को रियलाइज़ नहीं करते कि रिपोर्टिंग किस तरह मुश्किल होती है, ख़ास तौर पर ऐसे मरहले पर। और जैसे मैंने कहा कि आज का दिन इसलिए अहम है कि हुकूमत तय की हुई है कि 17 और 18 अक्टूबर तक इस आइनी बिल को पार्लियामेंट में लाएगी, कौमी असम्बली में लाएगी, सेनेट में लाएगी और इसको पास करके रहेगी। और 25 अक्टूबर को क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस काजी फ़ायद ईसा का रेफरेंस है, अमूमन तो यही होता है कि उसी शब सदर ममलिकत जो हैं वो हल्फ भी उठाते हैं नए चीफ जस्टिस से। लेकिन इतना आसान नहीं, बेशुमार स्ट्रीट ब्रेकर हैं और देखें इनको पार करते हुए क्या कामयाबी से हम किनार होंगे। ये $1 बिलियन क्वेश्चन है, इसका जवाब हम कल हासिल करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही GTV से मुजाहिर बरी को इजाज़त दीजिए।